गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि क्लास 10th के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी लेसन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की आज हम स्टडी करेंगे। उस पार्ट का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड कंडीशन में हो, चाहे वो लिक्विड कंडीशन में हो, और चाहे वो गैसेस कंडीशन में हो। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो ये पेट्रोलियम डिसाइड करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ओपेक कंट्रीज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है बट उनके पास पेट्रोलियम का भंडार है। जैसे आपका ओमान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, ये सब इन्हीं पेट्रोलियम के उत्पाद के दम पर आज दुनिया में एक वेल एस्टेब्लिश कंट्री के फॉर्म में खड़े हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोलियम का हमारी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड एज वेल एज हमारी अपनी व्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो मन में प्रश्न पैदा होता है कि सर ये पेट्रोलियम होता क्या है? नाम तो हम सुनते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन के नाम से पेट्रोल को जानते हैं, मोबिल होता है, चारकोल होता है, वैसलीन जो आप लगाते हो, ये सब पेट्रोलियम है। तो क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पेट्रोलियम। जिसे शुरू करने से पहले मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो अब जानते हैं कि व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हिंदी में कार्बनिक पदार्थ है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह हमारे अर्थ की डीप लेयर में यानी बहुत गहरी परत में पाया जाता है और इसके ऊपर एक वोलेटाइल यानी वाष्प में परिवर्तित होने वाली, गैस में चेंज होने वाले एक लेयर होती है जिसको आप गैस कहते हो। और उस गैस के नीचे लिक्विड कंडीशन में और उसके नीचे सॉलिड कंडीशन में पेट्रोलियम सब्सटेंस हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम जो होता है ये डार्क कलर का होता है। आपने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सबको आपने देखा है, तो ये डार्क कलर का होता है। इनमें विस्कोसिटी भी होती है और ये ऑयली भी होते हैं, बट ये नेचर में बहुत कम चिकने होते हैं, मोबिल को और ग्रीस को छोड़ करके, जो पेट्रोलियम जेली आपकी है। बाकी ये नॉर्मली ऑयल जैसे होते हैं और बर्निंग के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं, बहुत ही तेज़ी से आग को पकड़ते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो इट इज़ ए डार्क कलर्ड, यानी ये गाढ़े रंग के। विस्कस, विस्कस का मतलब, विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट, एंड ऑयली लिक्विड, और तेल जैसी चिकनाहट भी इनमें पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको मोबिल का नाम बताया है। फाउंड इन डीप लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गहरी लेयर में पाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, इसीलिए इनको हम क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, रॉक ऑयल यानी चट्टान का तेल, और इनको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? रॉक से यानी चट्टानों से, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से, तो इसलिए इनको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। जो पेट्रोलियम सब्सटेंस हैं, इनका जो सबसे पहला कुआं था वो पेंसिल्वेनिया USA में 1859 में एडविन ड्रेक ने खोजा था। तब ये लगा था कि अमेरिका में यानी USA में तेल का बहुत बड़ा खदान है, भंडार है, लेकिन उसके बाद पेंसिल्वेनिया के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल के कुएं नहीं पाए गए, और ओपेक कंट्रीज जो आपकी हैं, जिनको आप UAE या सऊदी कहते हैं, वहाँ पर तेल के खदान ज़्यादा पाए गए, तेल के कुएं वहाँ पर ज़्यादा पाए गए, स्पेशली कुवैत में। अब अगर हम बात करें कि जो दूसरा तेल का कुआं पाया गया था वो कहाँ पाया गया था, तो जो सेकेंड वेल था, कुआं था तेल का, वो पाया गया था इंडिया के असम में। असम में एक प्लेस है डिगबोई, तो डिगबोई में 1859 के 8 साल बाद दूसरा तेल का कुआं पाया गया था। और आज हमारे भारत में गोदावरी, कावेरी, इन सभी नदियों के जो डेल्टास होते हैं वहाँ पर, साथ में वेस्ट मुंबई यानी पश्चिम मुंबई में, और आपके असम में, इन सभी जगहों पर भारत में भी तेल के कुएं हैं, और इनसे हम पेट्रोलियम सब्सटेंस को प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम सब्सटेंस को
अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें तो पेट्रोलियम सब्सटेंस जो होते हैं इनका फॉर्मेशन जो हुआ है ये लिविंग बींग्स के डिकम्पोजिशन से हुआ है, यानी जितने भी सजीव पदार्थ थे, पेड़ पौधे जानवर, कभी पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रलय आया था, कोई ऐसा डिजास्टर आया था जिससे ये सभी जमीन की परत के नीचे दब गए और इनके लंबे समय तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप और उच्च दाब से डिकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने से ये पेट्रोलियम सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए, और जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में पाया जाता है। सॉलिड कंडीशन में कोयला पाया जाता है, लिक्विड कंडीशन में गैसोलीन यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पाया जाता है, गैस की कंडीशन में आपको एलपीजी और मेथेन गैस भी इसमें से मिलती है। तो यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को इसीलिए हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन उसे कहते हैं जो कि जीवों के शरीर के अश्म यानी भागों से बना हो। मीन द ऑयल विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमन पार्ट आर लिविंग पार्ट्स इज नोन एज फॉसिल्स फ्यूल। तो चूंकि मैंने बताया ना कि धरती पर जो डिजास्टर आया था, प्रलय आया था, उनमें इन सभी सजीवों के दब जाने के कारण ये जीवाश्म ईंधन बना हुआ है, इसीलिए इनको हम जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन्स में आपसे बहुत पूछा जाता है। अब चूंकि ये डिजास्टर में लिविंग बींग्स के धरती के नीचे दब जाने से बने थे, इससे एक चीज़ क्लियर है कि धरती के भीतर इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत फिक्स है, बहुत सीमित मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद हैं, और हम अंधाधुंध बुरी तरह से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसी स्पीड से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संपदाओं का इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि धरती से ये पेट्रोलियम उत्पाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और तब हमें जो पारंपरिक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसकी जगह पर किसी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया आज उस दिशा में चल भी चुकी है कि हम इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर पैनल और न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर होने की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। बट मेरा आपसे निवेदन है कि इन पेट्रोलियम सब्सटेंस का कम से कम इस्तेमाल करिए, जिससे कि आप लंबे समय तक इसका प्रयोग कर सकें, ये आपका ज़िंदगी में आखिरी सांस तक साथ दे सकें। और साथ में ये चूँकि हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को भी डिस्टर्ब करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं, साथ में हमारी बॉडी में तरह तरह के पोल्यूशन से डिजीज़ पैदा करती हैं और हमारा एयर भी पोल्यूट होता है। तो इसलिए इनका इस्तेमाल कम और सही तरीके से सीमित मात्रा में होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इनका केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है, यानी पेट्रोलियम सब्सटेंस में केमिकली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी संगठक होते हैं। अगर हम पेट्रोलियम सब्सटेंस से कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें कि केमिकली उसमें क्या क्या होता है, तो इट इज कॉम्प्लेक्स ऑयली लिक्विड, यानी ये जटिल तेल होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। और इट हैज़ एल्केन्स, इसमें एल्केन होते हैं जिनका फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ाया था CnH2n+2, जिनमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। साइक्लो एल्केन्स, जिसमें कार्बन मिल करके आपस में एक चेन बना लेता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें बेंजीन की रिंग होती है, ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। एंड सल्फर, उसमें सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है एंड नाइट्रोजन भी होता है। जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं इनमें बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने और घटने के बेस पर इनका नामकरण हो गया जाता है, क्योंकि चाहे वो एलपीजी गैस हो और चाहे वो चारकोल हो जिससे रोड बनाई जाती है, सब पेट्रोलियम सब्सटेंस हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर लेते हैं, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये मिट्टी का तेल है, तो ये होता है नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 से 4 हैं तो वो एलपीजी गैस कहलाती है, जिसको आप पेट्रोलियम गैस कहते हो। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 से 7 हैं तो वो पेट्रोल कहलाता है। याद रखिएगा कि पेट्रोल में कार्बन 6 से 7 होते हैं और इसीलिए पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछे गैसोलीन किसका नाम है, तो गैसोलीन पेट्रोल का दूसरा नाम है। अगर डीजल है तो उसमें कार्बन 8 से 10 होंगे। अगर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल है तो उसमें कार्बन की संख्या 10 से 14 के बीच में होगी। अगर मोबिल है, जिस मोबिल से चिकनाई दी जाती है कार को, मोटरसाइकिल को, उसमें कार्बन होते हैं 14 से 18। और जो ग्रीस होती है, जिस ग्रीस को आटे के पेस्ट जैसा होता है, हम लगाते हैं शटर में या चैनल में या गाड़ियों में या किसी भी मैकेनिक्स में, तो उसमें कार्बन होते हैं 19 से 24।
और जो चारकोल होता है जिससे सड़क बनाई जाती है, जिसको हम तारकोल या कोलतार कहते हैं, उसमें कार्बन होते हैं 24 से 40। जिस वैसलीन को, पेट्रोलियम जेली वैसलीन को आप मुंह पर, चेहरे पर पोतते हो, वो भी पेट्रोलियम सब्सटेंस है, क्योंकि याद करिए वैसलीन पेट्रोलियम जेली, यानी वो इस पेट्रोलियम का ही कचरा है। अब हम समझते हैं कि इस पेट्रोलियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जिसको हम घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, एलपीजी, वो क्या होती है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का नाम ही है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड का मतलब लिक्विड में कन्वर्ट किया गया पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोल का एक ऐसा गैस जिसको हमने ज़बरदस्ती लिक्विड में कन्वर्ट किया है। हम करते क्या है इसमें कि हम बहुत हाई प्रेशर पर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके पेट्रोलियम गैस को एक कम स्थान पर, छोटी सी जगह पर ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन्हें स्टील के मोटे सिलेंडर में भरकर रखते हैं। आपने देखा भी होगा ये गैस का सिलेंडर बहुत मजबूत और बहुत मोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस को मैंने बहुत प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तो ये बर्तन की दीवार पर बहुत प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर वो सिलेंडर कमज़ोर होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा और दब जाएगा, जिससे एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए गैस के सिलेंडरों को बहुत मजबूत और मोटा लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि वाई शुड द गैस या सिलेंडर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी थिक। तो इसका मतलब यही है। अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ये लिक्विड में कन्वर्ट किया गया पेट्रोल का गैस है। विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये प्रोपेन यानी 3 कार्बन और ब्यूटेन यानी 4 कार्बन के हाइड्रोकार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि एलपीजी में कौन सा गैस होता है, तो एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन ये 2 गैसेस होती हैं। प्रोपेन में कार्बन 3 होते हैं जिसका फार्मूला है C3H8, और ब्यूटेन में कार्बन 4 होते हैं जिसका फार्मूला होता है C4H10। अब इस एलपीजी की कुछ खासियतें होती हैं। पहली खासियत है इसकी कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट हाई प्रेशर, यानी इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बहुत ही हाई प्रेशर दे करके, जिस पर हमने अभी डिस्कशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स कैलोरी वैल्यू इज़ वेरी हाई, यानी इसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। तो अगर आपको ना पता हो कैलोरी वैल्यू क्या होती है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि किसी भी गैस के 1 मिलीग्राम या 1 ग्राम को बर्न करने पर कितनी एनर्जी, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, इसी को उस फ्यूल की कैलोरी वैल्यू कहते हैं। और किसी भी फ्यूल की कैलोरी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो एलपीजी की कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी ये एक बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है, और इसीलिए हम अपने घरों में इस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये जलने के बाद धुआं नहीं देता, जिससे कि पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता और हमारा जो एयर है वो शुद्ध बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ एन आइडियल फ्यूल। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने अभी आपको गिनाई हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर ये क्या है, ये एक आइडियल फ्यूल है। क्योंकि हम किसी भी आइडियल फ्यूल से क्या उम्मीद रखते हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो कम जगह ले, तो सिलेंडर कम जगह लेती है, वो तेज़ी से जले, तेज़ी से जलती है, धुआं ना दे, धुआं नहीं देती है, बर्तन को काला ना करे, काला नहीं करती है, ज़्यादा आँच यानी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे, जिसको मैंने कैलोरी वैल्यू कही, तो वो भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स इग्निशन वैल्यू इज़ वेरी लो। इग्निशन वैल्यू क्या होती है, जिसको बोलते हैं दहन पॉइंट। इग्निशन वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस कम से कम जितने टेम्परेचर पर आग पकड़ ले वही उसकी इग्निशन वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि एलपीजी बहुत ही तेज़ी से आग पकड़ती है, मतलब ज़रा सी गर्मी मिल जाएगी तो ये आग पकड़ लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इग्निशन वैल्यू बहुत लो है। तो एक तरह से तो अच्छी बात है कि हमने ज़रा सी भी गर्मी दिखाई ये जल जाएगी, लेकिन एक्सीडेंट के लिहाज से भी खतरनाक है, इसलिए हमें प्रिकॉशन भी अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिल मरकैप्टेन फॉर ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि एलपीजी में एक विशेष गंध होती है, जबकि ये जो पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, ये ऑर्डरलेस होते हैं, इनमें कोई गंध नहीं होती और ये कलरलेस होते हैं। क्लियर? लेकिन हम
इनमें चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, कलर डाल देते हैं जिससे कि हमें फ़र्क मिले कि पीला रंग पेट्रोल है, लाल रंग डीजल है और नीला रंग मिट्टी का तेल है। वैसे ही एलपीजी ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई गंध नहीं होती। तो अगर इतनी तेज़ जलने वाली गैस बिना गंध की होगी तो हादसे तो कॉमनली हो सकते हैं। तो हमें पता चल जाए कि कहीं पर एलपीजी गैस खुली हुई है, इसलिए हम इस ऑर्डरलेस यानी गंधहीन गैस में एथिल मरकप्टेन, रिपीट कर रहा हूँ, एथिल मरकप्टेन नाम का हम केमिकल इसमें मिलाते हैं, जिससे एलपीजी में जो गंध होती है तीखी सी, वो एथिल मरकप्टेन के कारण होती है। ये कंपटीशन में आपसे बहुत पूछा जाता है कि एलपीजी की जो गंध है वो किस केमिकल से है, तो वो एथिल मरकप्टेन के कारण होती है। तो ये था एलपीजी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हम समझते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्लास 12th में पूछा जाता है और कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें तो जिस तरह से हम सोने की क्वालिटी को कैरेट में नापते हैं, हीरे की क्वालिटी को सेंट में नापते हैं, वैसे कोई भी पेट्रोल कितनी हाई क्वालिटी का है ये उसके ऑक्टेन नंबर से क्लियर हो जाता है। किसी भी पेट्रोल का यानी गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा वो उतना बेहतरीन पेट्रोल माना जाता है। यानी कि ऑक्टेन नंबर इज द क्वालिटी नंबर ऑफ पेट्रोल। ये पेट्रोल की क्वालिटी को डिफाइन करता है। अगर मैंने कहा कि एक पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 70 है और दूसरे पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 है, तो 80 वाला पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है और 70 वाला पेट्रोल कम अच्छा है। इसीलिए आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि वो आपसे पूछते हैं कि सादा पेट्रोल डाल दें या हाई ऑक्टेन नंबर का, जिसको वो सुपर पेट्रोल कहते हैं या पावर पेट्रोल भी कहते हैं। तो पावर पेट्रोल और सादा पेट्रोल में फ़र्क क्या है? ऑक्टेन नंबर का। Which tells about quantity of isoheptane in any petrol। और ये ऑक्टेन नंबर जो होता है ये हमें आइसोहेप्टेन की क्वांटिटी को बताता है कि उस पेट्रोल में आइसोहेप्टेन कितना है। इस चीज़ को आप ऐसे क्लियरली समझिए कि जो पेट्रोल होता है ये हेप्टेन यानी 7 कार्बन और आइसोहेप्टेन यानी 7 कार्बन का अगर आइसो ढंग से लगा हुआ है, मैंने पीछे के वीडियोस में नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन आपको बताया है, तो वहाँ पर जाकर आप आइसो को समझ सकते हैं। तो जो पेट्रोल होता है इसमें 7 कार्बन अगर एक लाइन में लगे हुए हैं तो ये नॉर्मल हेप्टेन है, और अगर आइसो कंडीशन में लगे हुए हैं तो उसको हम आइसोहेप्टेन कहते हैं। तो किसी भी पेट्रोल में अगर आइसोहेप्टेन ज़्यादा है तो पेट्रोल हाई क्वालिटी का है, अगर हेप्टेन है नॉर्मल यानी सारे कार्बन एक लाइन में लगे हुए हैं तो वो पेट्रोल लो क्वालिटी का होता है। तो जो ऑक्टेन नंबर होता है ये हमें उस पेट्रोल में कितने आइसोहेप्टेन हैं हमें उनकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 70 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेट्रोल में 70% आइसोहेप्टेन है और 30% नॉर्मल हेप्टेन है। अगर हम बोलें कि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 है तो इसका मतलब उसमें 80% आइसोहेप्टेन है और 20% नॉर्मल हेप्टेन है। अब ये ऑक्टेन नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है? तो नंबर 1, पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड आइसोहेप्टेन। पेट्रोल हेप्टेन और आइसोहेप्टेन का मिक्सचर होता है, मैंने अभी आपको बताया। हाई ऑक्टेन नंबर यानी किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा हाई क्वालिटी पेट्रोल, उसको उतना हाई क्वालिटी का पेट्रोल हम मानेंगे। नेक्स्ट है हाई ऑक्टेन इज इक्वल टू हाई एवरेज एंड इंजन लाइफ। अगर किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि वो हमें ज़्यादा एवरेज देगा, यानी अगर हम उसको गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी, और साथ ही इंजन की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इंजन को अच्छा खाना मिल रहा है यानी अच्छा पेट्रोल मिल रहा है। एंड नो नॉकिंग इन इंजन, और इंजन नॉक नहीं करेगा। नॉक को हिंदी में बोलते हैं अपस्फोटन और मैकेनिकल भाषा में बोलते हैं मिसिंग करना। कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी से फट की आवाज़ आती है, तो फट की आवाज़ को ही नॉकिंग यानी हिंदी में अपस्फोटन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब पेट्रोल में नॉर्मल हेप्टेन ज़्यादा क्वांटिटी में होता है यानी पेट्रोल लो ऑक्टेन नंबर का होता है तो वो बहुत तेज़ी से जल जाता है, जिससे बहुत अचानक हीट प्रोड्यूस होती है और इंजन में एक तड़ाक सी आवाज़ आती है। इससे इंजन की लाइफ भी घटती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा नॉकिंग की प्रॉब्लम इंजन में नहीं होगी। तो ये था पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन। अब हम समझते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ऑयल में और फैट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑयल और फैट दोनों एक ही चीज़ होती है, बट
जब कभी भी ऑयल बोलो चाहे फैट बोलो, अगर ये लिक्विड कंडीशन में रहेगा तो ऑयल कहलाएगा, अगर सॉलिड कंडीशन में रहेगा तो फैट कहलाएगा, अदरवाइज ये है फैट ही। तो फैट यानी अगर लिक्विड कंडीशन में है तो ऑयल है, अगर वो सॉलिड कंडीशन में ठोस अवस्था में है तभी वो वसा यानी फैट कहलाएगा। इसी को हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स भी बोलते हैं। जो भी सैचुरेटेड फैट होता है, हिंदी में संतृप्त वसा होती है, वो ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड होती है, जैसे आपका देसी घी और डालडा है। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हिंदी में असंतृप्त वसा होती है, वो लिक्विड कंडीशन में होते हैं, जैसे आपके सारे तेल। और हमारे सेहत के लिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी तेल सेहतमंद होते हैं, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि वो हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान हो यानी फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो, तब तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी घी और डालडा को खाइए। अगर आप कम फिजिकली एक्टिव रहते हो तो आपको डालडा और देसी घी नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या होता है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जुड़ जाना टू एन अनसैचुरेटेड ऑयल, यानी किसी भी अनसैचुरेटेड ऑयल में हाइड्रोजन को जुड़ जाने से वो कहलाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल या हार्डनिंग ऑफ ऑयल। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी ऑयल में, ऑयल कैसा होता है, वेजिटेबल ऑयल की बात हो रही है, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, रिफाइंड ऑयल है, तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन गैस डाल दें और निकल यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में यानी उत्प्रेरक के फॉर्म में होगा, तो वो जो ऑयल था वो ठोस में बदल जाएगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो डालडा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप घी भी कह सकते हो। इसी प्रोसेस को हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। रिएक्शन होता है वेजिटेबल ऑयल यानी कोई भी वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेबल घी में, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड में कन्वर्ट होकर के सरल भाषा में डालडा बन जाएगा। तो ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेट्रोलियम टॉपिक कंप्लीटली समझ में आया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको शायद नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन मुझसे ले सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मुझे ये भी सलाह दिया करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं आपके उस टॉपिक पे भी वीडियो स्पेशली आपके लिए समय निकाल कर बनाऊँगा। आज हम डिस्कस करते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, और आपने देखा होगा कि कई लोग आपको शाम के वक्त झूमते हुए मिल जाते हैं और कई लोग आपको जल समाधि लिए हुए मिल जाते हैं। तो जल समाधि लेने वाले उन पवित्र लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन नीच लोगों की बात कर रहा हूँ जो जल समाधि लेकर नाली में पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी एथेनॉल का सेवन किया होता है। और ये एथेनॉल वही शराब है जिसे हम देशी शराब के नाम से जानते हैं, और लोग इसी शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन बहुत ही बुरी चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एथेनॉल का जो जनरल नेम होता है उसको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नेम में इसको हम एथेनॉल बोलते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है यानी रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। कभी भी अगर OH नाम का ग्रुप लगा होता है तो उसे हम एल्कोहल ग्रुप कहते हैं, और उसके नेम के लास्ट में हम जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो आल यूज़ करते हैं। मैंने पीछे के वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे रखा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 बॉन्ड से कंप्लीट होती है। कार्बन को जब तक 4 बॉन्ड टच नहीं करेंगे तब तक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। तो कितने कार्बन है फॉर्मूले में? 2। तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 5, और एक OH ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे और एक कार्बन के लास्ट में OH को अटैच कर देंगे। अब हम हाइड्रोजन को इस तरह से लगाएंगे कि हर कार्बन को 4 बॉन्ड टच कर ले। जैसे इस कार्बन को पहले ही यहाँ पर एक बॉन्ड टच कर रहा है, तो दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से। ऐसा ही इस कार्बन को एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, एक बॉन्ड ये टच कर रहा है, 2 बॉन्ड हो गए, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा इस हाइड्रोजन से। ये है एथेनॉल का फॉर्मूले के साथ में स्ट्रक्चर, जिसको हम लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एथेनॉल का जो प्रिपरेशन मेथड है, जिसको आप लेबोरेटरी मेथड भी कह सकते हो,
आप लोगों ने बायोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। तो रेस्पिरेशन नाम का प्रोसेस दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सी रेस्पिरेशन और एक होता है डीऑक्सी रेस्पिरेशन। ऑक्सी रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से भोज पदार्थों का यानी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है यानी ऑक्सी रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है सभी हायर एनिमल्स में, जैसे हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पास लंग्स हैं और हमारे फेफड़े वायुमंडल से यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब, इनकी बॉडी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होती है। तो इनमें चूंकि बॉडी में लंग्स नहीं होता यानी फेफड़े नहीं होते, इसलिए इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो डीऑक्सी रेस्पिरेशन होता है, यानी इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें होता क्या है कि जो खाने से हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भाई, जो हम फूड इनटेक करते हैं, उस खाने का डाइजेशन होता है और डाइजेशन होने के बाद जो हमें एनर्जी देता है वो देता है हमें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के इनकम्प्लीट यानी अधूरा अपघटित होता है, डिकम्पोज होता है और उससे हमें एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इस तरह का रेस्पिरेशन सभी प्रकार के लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और यही प्रोसेस है जो प्रोसेस बेकरी के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। बेकरी में यही प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा कि जलेबी है, भटूरा है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें चीज़ों को फर्मेंटेशन करना पड़ता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन करना, जिसमें हम जाइमेज एंजाइम की हेल्प लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये ग्लूकोज जो होता है ये एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मैं भटूरा और जलेबी या इस तरह की जितनी भी बेकरी की चीज़ें हैं इनको बनाने से पहले हमें कुछ वक्त के लिए मैदे को मोटी भाषा में कहते हैं सड़ाना पड़ता है, लेकिन जबकि वो फर्मेंटेशन नाम की प्रोसेस होती है। तो ये एक प्रकार का रेस्पिरेशन होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में और इसीलिए बेकरी या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको खाने के बाद हमें हल्का सा नशा आता है क्योंकि एथिल अल्कोहल है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कि जो एथिल अल्कोहल है वो फिजिकली देखने में कैसा लगता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में आप कंफर्म ना हो तो मैंने आपको समझाया था कि जिन भी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों को हम अपने सेंस ऑर्गन से यानी जितने भी हमारे संवेदी अंग हैं उनसे पहचान सकते हैं, देखकर, सूंघकर, सुनकर, चखकर और स्पर्श करके यानी एहसास करके, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और जिन भी प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, सेंस ऑर्गन से डिटरमाइन नहीं कर सकते, उन सभी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो एथेनॉल की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है कलरलेस, यानी जो एथिल अल्कोहल देशी शराब होती है ये कलरलेस होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट सा होता है ये। स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इसकी जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन पंजेंट टेस्ट होता है, यानी इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है वो बहुत जलने जैसा होता है। जैसे आप कभी बहुत ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपके गले में जलन होती है, उससे ज़्यादा इसको पीने पे हमें जलन और कड़वाहट का एहसास होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 12 के 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अल्कोहल इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस बट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? यानी अल्कोहल एक कार्बनिक पदार्थ होते हुए जल यानी पानी में क्यों घुल जाता है? तो उसका जवाब था कि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि एथिल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण ही ये अल्कोहल ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हुए भी पानी में घुल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर यानी एथिल अल्कोहल पानी में बहुत ही तेजी से घुल जाता है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट यानी जो इसका क्वथनांक होता है जिस पर कोई भी लिक्विड उबलता है और मेल्टिंग पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड या कोई भी ठोस गल जाता है, वो 78 डिग्री और -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल जो है ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम चेक करते हैं कंबशन से। कंबशन का मतलब हिंदी में होता है दहन यानी कि जलाना। और आपको मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस तभी जलेगा जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। बिना ऑक्सीजन के कभी भी आग लग नहीं सकती, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। तो अगर हम
एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लें C2H5OH प्लस ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होगा। कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगेंगे। क्यों लगेंगे अभी इधर हम समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जब भी कभी कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस बर्न होगा, जलेगा, तो उसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्म प्रोड्यूस होगा और प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। इस कॉमन बात को आपको याद लर्न कर लेना है कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जलने से, बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 2। तो 2 कार्बन से 2CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन ये है और 1 हाइड्रोजन ये है। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो 6 हाइड्रोजन से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ये है और 1 मॉलिक्यूल ये है। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर आप चेक करिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये है। 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए और 2 2 4, तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे रखा हुआ है और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो टोटल कितने हो गए? 7। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन चेक करें, 2 कार्बन यहाँ पर है, 2 कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन की बात करें तो 5 1 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब हम इसी एथिल अल्कोहल के नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम का वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कभी भी अगर हमारा एथिल अल्कोहल, जिसको हम IUPAC में एथेनॉल बोलते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। देखिए ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2, लेकिन कभी भी अगर एक ऑक्सीजन बड़े ब्रैकेट में लगा हो तो इसको बोलते हैं इन्फेंट ऑक्सीजन, हिंदी में बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये बहुत एक्टिव ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से इन 2 हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखिए H2 और ये O क्या बन गया? H2O। यहाँ पर है CH3, यहाँ बचा है C और ये है OH, तो CH3CHO यानी एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कहीं भी अगर CHO ग्रुप लगा होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जब भी कोई अल्कोहल किसी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो बनेगा एल्डिहाइड और प्लस वाटर बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद सोडियम। सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जब भी एथिल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्शन करवाना होगा तो हमें एथिल अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे और सोडियम भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। इसमें होगा क्या कि जो C2H5OH है ये C2H5O में ब्रेक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2C2H5O, देखिए 2C2H5O और ये दोनों सोडियम यहाँ पर आकर अटैच हो गए। तो क्या बन गया? 2C2H5O Na। Na मीन सोडियम, O मीन ऑक्साइड और 2 कार्बन का मतलब एथ, तो ये है सोडियम एथॉक्साइड। प्लस वहाँ से क्या निकला था? यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे इसलिए दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपसे बहुत पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन। हिंदी में पूछा जाता है एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी अल्कोहल, ये तो एथिल अल्कोहल है यानी एथेनॉल है, कोई भी अल्कोहल कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक एसिड यानी हिंदी में कार्बनिक अम्ल से क्रिया करेगा। यह CH3COOH एसिडिक एसिड है जिसको हम विनेगर बोलते हैं, हिंदी में सिरका बोलते हैं। तो कभी भी कोई अल्कोहल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर निकलेगा। तो देखिए हमने लिया एसिडिक एसिड CH3COOH, ये ब्रेक होता है CH3COO में और H प्लस में। तो ये CH3COO यहाँ से C2H5 को अपने साथ ऐड कर लेगा, बन जाएगा CH3COO C2H5। तो ये क्या है? एस्टर ग्रुप है। RCOOR ये एस्टर ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर क्या बचा था? यहाँ बचा था H और यहाँ बचा है OH। तो H और OH मिलकर क्या बना देंगे? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। एस्टरीफिकेशन के नाम से आपसे पूछा जाएगा। हिंदी में एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोरीनेशन, यानी अल्कोहल कभी भी क्लोरीनेशन नाम का वर्ड आए तो रिएक्शन विद क्लोरीन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन विद ब्रोमीन। तो क्लोरीनेशन में अल्कोहल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो ये है आपका एथिल अल्कोहल और ये है Cl2। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ से दोनों क्लोरीन ले लो। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन क्या निकल गया?
2HCl रिमूव हो गया। यहाँ क्या बचा, CH3, यहाँ बचा C, यहाँ बचा HO, तो CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, हिंदी में माध्यमिक यौगिक है। ये दोबारा क्लोरीन की ज़्यादा क्वांटिटी से, ज़्यादा मात्रा से रिएक्शन करेगा। कितने क्लोरीन हमने लिए, 3Cl2। तो यहाँ से 3 क्लोरीन यहाँ के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर था CH3, अब तीनों हाइड्रोजन चले गए और क्या लग गया, Cl3। तो CH3CHO था, बन गया CCl3CHO। यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले थे और यहाँ पर 6 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन यहाँ पर कंज्यूम हो गए, 3 बचे, उन्होंने HCl का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये थे एथिल अल्कोहल के मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टडी करते हैं कि एथिल अल्कोहल का हमारी लाइफ में यूजेस क्या है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूजेस हो और चाहे डोमेस्टिक यूज़ हो। तो एथिल अल्कोहल के अगर हम यूजेस की बात करें तो हमारी जो डेली लाइफ है इसमें से लेकर के इंडस्ट्रियल लाइफ तक एथिल अल्कोहल के बहुत ढेर सारे यूजेस हैं। बट जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उन यूजेस की बात आपसे करता हूँ। फर्स्ट यूज़ है कि इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन, पेंट्स एंड वार्निशेस, दवाओं को बनाने में, पेंट्स को बनाने में, और जो वार्निश आती है जिससे चमक आती है पेंट के ऊपर, इनको बनाने में हम एज ए सॉल्वेंट यानी विलायक के रूप में इसी एथिल अल्कोहल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो किसी भी लेबोरेटरी में एज ए रिएक्टेंट, जिसको बोलते हो रिएजेंट, उसके फॉर्म में हम इस एथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और ये जो लाइन है ये सभी एलिमेंट्स के, सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक कॉमन लाइन है, इसको लर्न कर लीजिएगा कि एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन क्लीनिंग ऑफ वुंड्स एज एंटीसेप्टिक। कभी भी अगर आपको चोट लगी होगी या कभी भी अगर आपको डॉक्टर ने सुई लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर रुई में एक कोई लिक्विड लेते हैं और उस लिक्विड से सुई लगाने वाली जगह पर पहले वहाँ पर निडल के प्लेस को क्लीन करते हैं, यानी वो एंटीसेप्टिक अल्कोहल होता है और अल्कोहल आसपास के बैक्टीरिया किल कर देता है। फिर डॉक्टर आपको वहाँ पर निडल से दवा इंजेक्ट करते हैं। वैसे ही कभी भी अगर आपको चोट लगी होगी तो एक लिक्विड से डॉक्टर आपके वुंड्स को यानी घाव को साफ़ करते हैं और वो लिक्विड भी अल्कोहल यानी स्प्रिट होता है। तो स्प्रिट में एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इस कोविड-19 पीरियड के दौरान भी आपने देखा होगा कि हम एज ए सैनिटाइज़र एथिल अल्कोहल का भी यूज़ हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है इन कफ सिरप। जितने भी खांसी के सिरप हैं, चाहे वो बलगम वाली खांसी हो और चाहे वो ड्राई कफ हो, इन दोनों कंडीशंस में ये एथिल अल्कोहल हम खांसी में यूज़ करते हैं। इसीलिए खांसी के सिरप को पीने से हमें थोड़ी सी नींद भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है एज अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के फॉर्म में भी इसको कुछ लोग यूज़ करते हैं। देखिए, अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए एक्सटर्नली तो फ़ायदेमंद है बट इंटरनली हमारे लीवर को 100% डैमेज कर देता है। और आपने सुना भी है कि अल्कोहल को पीने से इंसान को आता है नशा। अगर नशे की स्पेलिंग को हम पलट के देखें तो उस इंसान में आ जाता है नशा करने के बाद शान, और जब इसी शान को हम पलट के देखें तो बनता है नाश। यानी जो भी व्यक्ति अल्कोहल का नशा करेगा उसका नाश होना कन्फर्म है, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स इससे डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारा लीवर 100% डैमेज हो जाता है और इंसान तरह तरह की बीमारियों से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए कभी भी हम नेवर टेक द अल्कोहल इंटरनली, ऑलवेज यू हैव टू यूज इट एक्सटर्नली। आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे बहुत ही जाना पहचाना नाम, जिसको आप एसिटिक एसिड यानी सिरका, जिसको आप विनेगर भी कहते हो, और एथेनोइक एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। आज हम इस कंपाउंड की स्टडी करेंगे। तो एसिटिक एसिड, जिसे हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और जनरल नेम में हम इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। नॉर्मली ये विनेगर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में या ग्रामीण भाषा में सिरका कहते हैं, जिसको आपने चाउमीन में, बर्गर में और तरह तरह के फास्ट फूड्स में आपने देखा भी है और आपने उसका टेस्ट लिया भी है। अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CH3COOH।
कहीं भी अगर COOH ग्रुप होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड ग्रुप का मेंबर होता है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? दो कार्बन को हम बोलते हैं एथ और COOH को बोलते हैं ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम करें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन को 4 बार टच करने चाहिए। यहाँ पर 2 कार्बन है, हमने इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। इस कार्बन के बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया और इस कार्बन का बाकी बॉन्ड इस ऑक्सीजन से और OH से बैलेंस हो जाता है। तो ये है आपके एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि इस एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड को हम बनाते कैसे हैं लैब में। इसके बनाने के तो बहुत ढेर सारे मेथड हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो मेथड ये है। इस मेथड में हम एथिल अल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट यानी कॉपर यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में होगा और हाई टेम्परेचर यानी 573 डिग्री केल्विन पर इसको हम हीट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा CH3CHO। तो CH3CHO जिसको हम एस्टल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड कहते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्डिहाइड दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा यानी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन नाम का वर्ड कभी भी आए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जब इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ करके इस C के साथ अटैच हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2CH3COOH और हमें एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये इसका लेबोरेटरी मेथड भी है और ये इसका मेन प्रिपरेशन मेथड है। बाकी और भी मेथड्स हैं, जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे क्लास 12th में तो आप उसकी स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो एथेनोइक एसिड की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी एथेनोइक एसिड अगर हम वाटर में डालेंगे, आपने सिरका खाया होगा, तो पानी में अगर हम सिरका को डालते हैं तो ये एसिटिक एसिड यानी विनेगर पानी में यानी वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? मैंने पीछे अल्कोहल में बताया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि कोई भी ऑर्गेनिक सोल्यूशन या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी हिंदी में कार्बनिक विलायक पानी में नहीं घुलता, लेकिन जितने भी ओइक एसिड्स हैं या अल्कोहल ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों होते हैं? याद रखिएगा, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलरलेस लिक्विड। अगर हमारा एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म में है तो वो कलरलेस होगा यानी हिंदी में रंगहीन होगा, उसमें कोई रंग नहीं होगा। और आपने बॉटल्स में देखा होगा, जो फास्ट फूड्स की दुकानें होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पर आपने कलरलेस वाइट जैसा लिक्विड देखा होगा। नेक्स्ट है इट इज़ सोर इन टेस्ट। कभी न कभी अपनी लाइफ में आपने एसिटिक एसिड का टेस्ट लिया होगा और ये तीखा सा स्वाद हमें देता है, लेकिन जब इसको हम कम क्वांटिटी में किसी भी फूड में यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 391 डिग्री केल्विन, यानी जो एसिटिक एसिड है ये 391 डिग्री केल्विन पर बॉयल होता है। तो ये सारी थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड। तो अगर हम एसिटिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिटिक एसिड के वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी हिंदी में रासायनिक गुण बहुत ढेर सारे हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है विद मेटल्स, यानी एसिटिक एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये ब्रेक कैसे होता है। तो CH3COOH ये ब्रेक होता है CH3COO- और H+ में। तो अगर कभी भी रिएक्शन करना होगा तो ये CH3COO- ही किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने मेटल के फॉर्म में लिया है जिंक, और आपको मालूम है कि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड भी कितना लेना पड़ेगा? 2 एसिटिक एसिड लेना पड़ेगा। तो होगा क्या कि ये एसिटिक एसिड ब्रेक होगा CH3COO- में और ये H+ अलग हो जाएगा। तो H कितने हैं? 2। तो दोनों हाइड्रोजन देखिए रिमूव हो गए। अब यहाँ पर बचा क्या था? CH3COO-, इसको हम बोलते हैं एसीटेट, और जिंक की वैलेंसी कितनी है? 2। तो एक जिंक 2 एसीटेट को अपने साथ अटैच कर लेगा और जो भी फॉर्मेशन हुआ है इसका नाम है जिंक एसीटेट। क्लियर?
या इसी एसिटिक एसिड को अगर हम सोडियम से रिएक्शन करवाएं तो हमें पता है कि जब एसिटिक एसिड ब्रेक होता है तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। तो यानी कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2CH3COOH, इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव हो गए। यहाँ बचा CH3COO जिसको हमने एसिटेट नाम दिया था, और ये CH3COO इन सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा और 2 सोडियम और ये क्या है एसिटेट, तो 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। तो हमने आपको बताया कि जो एसिटिक एसिड है ये ब्रेक होगा CH3COO- और H+ में। तो जब ये सोडियम एसिटेट से रिएक्शन करेगा तो आपको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और 2CH3COO का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए थे, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन था कितना, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन वाटर ने ले लिया, कितने ऑक्सीजन बचे, 2 बचे, तो CO2 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सोडियम एसिटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में भी इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं और इंग्लिश में भी बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अगर इससे रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, H, और यहाँ से ले लेगा एक ऑक्सीजन और यहाँ से उठा लेगा H, तो H और H, H2 और यहाँ से O, क्या फॉर्मेशन हो गया, H2O का। तो CO3 से अगर एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ बचा क्या, CO2। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल Na, और यहाँ क्या बचा, CH3COO, तो CH3COO Na यानी सोडियम और CH3COO मीन एसिटेट, तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है रिडक्शन का। रिडक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं हम अपचयन। कभी भी अगर रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा तो रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा। तो हमें पता है कि CH3COO- ये ब्रेक होता है और H अलग रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम ये दोनों हाइड्रोजन दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये था CH3 तो CH3 यहाँ पर, और ये CH2 बन जाएगा तो CH3CH2OH। इस तरह से एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लास्ट है एस्टरिफिकेशन। मैंने आपको पीछे एल्कोहल वाले लेक्चर में बताया था कि एस्टरिफिकेशन नाम का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड है ये C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO में और ये ब्रेक हो जाएगा C2H5 में, तो CH3COO C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3COO क्या है, एसिटेट है, और C2H5 क्या है, एथिल, एथिल एसिटेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ बचा था OH और यहाँ बचा था H, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं और इस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन होता है और एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। तो एक R ये हो गया, एक R ये हो गया और बीच में आपको COO दिख रहा है। तो ये है एस्टर का फॉर्मेशन। तो ये थे आपके एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। तो एसिटिक एसिड का जो फर्स्ट यूज है वो है यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस लाइन को हम कॉमनली किसी के भी यूजेस में यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी हम इस एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में रिएजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाइज, पेंट्स एंड परफ्यूम्स। प्लास्टिक बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में और कभी कभी पेंट्स बनाने में भी हम इस एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। एज टेबल विनेगर एट होम, कभी कभी हम लोग रोटी के साथ प्याज डाल करके और इस एसिटिक एसिड यानी सिरके को इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। तो एज टेबल विनेगर एट होम। नेक्स्ट है इन फास्ट फूड। फास्ट फूड के बारे में तो आप वेल नोन हो, चाउमीन है, बर्गर है, पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ाज हैं, इन सब में भी विनेगर का यूज़ होता है। किसी में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, किसी में कम क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट इन मेडिसिन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जिनके फॉर्मेशन में हम वेरी लेस क्वांटिटी में एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसा एसिड है जिस एसिड को सबने खाया है।
तो इसी के साथ ये एसिड फिनिश होता है। हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा आपने सोप्स का इस्तेमाल किया होगा और प्लस आपने डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया होगा। बचपन से एक ऐड देखते हुए आप बड़े होकर चले आए कि मेरी खूबसूरत त्वचा का राज ... आप आगे समझदार हैं। तो ऐसे एड्स को जो भी आपने देखा है वो फ़िलहाल मैं उन एड्स पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, जबकि टोटली उसमें आपको धोखा ही दिया जाता है। तो हम बात करते हैं साबुन की। साबुन यानी सोप्स ऐसे क्लीनिंग एजेंट होते हैं जो कहीं का भी, चाहे वो क्लॉथ्स हो और चाहे वो कोई यूटेंसिल्स बर्तन हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, उनकी गंदगी को वहाँ से साफ़ कर देते हैं, यानी यूज़ एज ए क्लीनिंग रिएजेंट, यानी सफाई करने वाले चीज़ों की आज हम बात करेंगे जिन्हें हम साबुन और डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सोप्स होते क्या हैं। तो साबुन जो है ये सोडियम और पोटेशियम के वसीय अम्लों से मिले हुए बने हुए लवण यानी सॉल्ट्स होते हैं। इनमें दो तरह के हम मेटल्स का यूज़ करते हैं, एक सोडियम का और एक पोटेशियम का। अगर हमें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी साबुन चाहिए तो उसके लिए हम पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें सॉफ्ट साबुन चाहिए, हार्ड साबुन चाहिए, तो उसके लिए हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सोप्स की बात करें तो इट इज़ ए सोडियम सॉल्ट, यानी ये सोडियम का सॉल्ट होता है, ORR पोटेशियम सॉल्ट, या सोडियम का या पोटेशियम का सॉल्ट होता है ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यानी उन फैटी एसिड्स को हिंदी में वसीय अम्ल कहते हैं, उन फैटी एसिड्स का जिनके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है, यानी कार्बन कम से कम 15, 16, 17 या इससे ऊपर कार्बन होने चाहिए। तो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हैविंग क्लीनिंग एक्शन इन वाटर, यानी सोडियम और पोटेशियम के बने हुए ऐसे सॉल्ट्स जो कि फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड्स के बनते हैं और उनके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लीन करने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं को हम सोप कहते हैं। अगर हम अपने सोप के फॉर्मेशन में पोटेशियम का इस्तेमाल करेंगे तो सोप जो बनेगा वो सॉफ्ट होगा। अगर हम सोडियम का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोप हार्ड होगा। तब क्वेश्चन ये बनता है कि सर सोप का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आप डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जो सोप का फॉर्मेशन होता है वो होता है सैपोनिफिकेशन नाम के प्रोसेस से। इस प्रोसेस को 100% प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूं कि ये 100% आपसे पूछा जाएगा। तो सैपोनिफिकेशन का मतलब हिंदी में होता है साबुनीकरण। तो हिंदी मीडियम वालों से पूछा जाता है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हो, और इंग्लिश मीडियम वालों से पूछते हैं व्हाट यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन, या राइट कमेंट ऑन द सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनी लॉन्ग चेन एसिड्स इज रिएक्ट विद सोडियम और पोटेशियम एंड फॉर्म द सोडियम स्टेरेट, यानी कोई भी ऐसी क्रिया या वो क्रिया जिसमें कोई भी बड़ी चेन वाला फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है और सोडियम स्टेरेट या पोटेशियम स्टेरेट, जिसको हम साबुन के नाम से जानते हैं, वो बनता है। तो अगर हम रिएक्शन देखें तो ये है ग्लिसरॉल। आपने ग्लिसरॉल, जिसको आप ग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं या हम ग्लिसरॉल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जाड़े में बहुत इस्तेमाल होता है, ये उसका फार्मूला है CH2OH CHOH CH2OH। और ये है हमारा स्टेरिक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेरिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी एसिड होता है वो ब्रेक होता है COO तक, और ये H अलग रिमूव हो जाएगा। तो C17H35COO ये क्या है? ये स्टेरेट है। और ये जो ग्लिसरॉल है आपका, मैं नाम लिख देता हूँ, ग्लिसरॉल ब्रेक होगा, सारे OH यहाँ से रिमूव हो जाएंगे इस ढंग से। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसमें से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा CH2, नीचे बचेगा CH और उसके नीचे बचेगा CH2। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा C17H35COO कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। तो COO C17H35 एक यहाँ ऐड हो गया, COO C17H35 एक यहाँ ऐड हो गया, और COO C17H35 एक यहाँ पर ऐड हो गया। प्लस अब ध्यान दीजिएगा, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और यहाँ से 3 हाइड्रोजन, क्या बन गया?
3H2O। तो ये जो बना है इसका नाम है ग्लिसरॉल स्टेरेट। ग्लिसरॉल स्टेरेट। इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो हमें साबुन मिलेगा। तो अब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो जब वो ग्लिसरॉल स्टेरेट यानी CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 और CH2COO C17H35 क्या था ये? ग्लिसरॉल स्टेरेट या ग्लिसरॉल स्टेरेट। इसका रिएक्शन जब हम NaOH या KOH जैसा भी आपको सोप चाहिए, सॉफ्ट चाहिए तो पोटेशियम यानी KOH से रिएक्शन होगा, हार्ड चाहिए तो NaOH से। मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ, सेपोनिफिकेशन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर NaOH लिया। ये कितने मालिक्यूल्स हैं? इसमें 3 मालिक्यूल्स स्टेरेट हैं, इसलिए हमने इसको 3 मालिक्यूल ले लिया, गिब्स आउट। तो इतने को सेपरेट कर लीजिए। कितने मालिक्यूल? 1 2 3। तो 3 C17H35 COO प्लस यहाँ से तीनों सोडियम को ला करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए। तो Na मीन सोडियम, अगर आप पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम हो गया, और ये क्या है? स्टेरेट। तो सोडियम स्टेरेट, ये है साबुन। इसी को हम सोप या साबुन के नाम से जानते हैं। अगर सॉफ्ट बनाएंगे तो यहाँ पर के पोटेशियम लग जाएगा, प्लस यहाँ से आपको दिख रहा है 3 OH बचे हुए हैं और यहाँ पर CH2 CH CH2। तो ये मैंने लिख दिया CH2, ये लिख दिया CH और ये लिख दिया CH2। एक OH यहाँ अटैच कर दिया, एक OH यहाँ अटैच कर दिया, एक OH यहाँ अटैच कर दिया। ये क्या है? ये है ग्लिसरॉल। ये जो साबुन में चिकनाहट होती है वो इसी ग्लिसरॉल के प्रेजेंस के कारण होती है। तो जब हम स्टेरेट का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम या पोटेशियम आपने जो भी लिया है उसका स्टेरेट बनेगा प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। तो ये था सेपोनिफिकेशन यानी हिंदी में साबुनीकरण नाम की क्रिया। अब हम देखते हैं कि साबुन का जो क्लींजिंग एक्शन होता है यानी साबुन किस मेथड पर कपड़ों को साफ करता है। तो अगर हम सोप्स के क्लीनिंग एक्शन की डिस्कशन करें तो हमें मालूम है कि साबुन जो होता है, मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि जो सोप होता है इसमें एक बड़ा सा स्टेरिक ग्रुप होता है यानी स्टेरेट ग्रुप होता है, और दूसरा होता है इसके पास या तो सोडियम या तो पोटेशियम। तो चूंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का सॉल्ट होता है ये, तो इसमें जो कार्बन वाला पार्ट होता है जो मैंने आपको पीछे बताया था C17H35 COO Na, तो इसमें C17H35 COO वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट C17H35 COO, ये पार्ट ऑयल में यानी कि किसी भी फैट में डिसॉल्व हो जाता है, और जो इसके साथ बचता है Na या K, वो चूँकि आयन है, पॉजिटिव आयन्स हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से साबुन के 2 पार्ट ब्रेक होने से ये पार्ट निगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है। तो जो निगेटिव पार्ट है ये आयल या फैट में डिसॉल्व हो जाता है, और जो पॉजिटिव पार्ट है चाहे वो Na प्लस हो और चाहे K प्लस हो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो भी फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन, और जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है वो इसी मिसल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो सोप का फॉर्मूला मैंने बताया C17H35 COO Na। तो अगर हम सोप का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये ब्रेक होगा C17H35 COO में, तो COO और इस पर माइनस, और सोडियम ब्रेक हो गया Na प्लस में। अब बाकी इनको आप चाहो तो ऐसे हाइड्रोजन अटैच करके इनकी वैलेंसी को यानी इनके ऑक्टेट को आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने इनके ऑक्टेट को हाइड्रोजन अटैच करके कंप्लीट कर दिया। आप अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लीजिए कि इस कार्बन को या इस कार्बन में CH3 रहेगा, इस कार्बन को एक बॉन्ड ये टच कर रहा है और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन ये टच कर रहे हैं, 3 और 1 4 हो गए। इस कार्बन को 2 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। इस कार्बन को 2 बॉन्ड ये टच कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। इस तरह से इनकी वैलेंसी कंप्लीट है। तो ये पूरा पार्ट C17H35 COO माइनस ये डिसॉल्व हो जाएगा
आयल में या फैट में, और जो सॉल्ट में ब्रेक हुआ है यहाँ पर Na+ या K+। मैंने बताया था अगर हमें सॉफ्ट सोप बनाना है तो K+ से रिएक्शन करवाएंगे, और अगर हार्ड बनाना है तो Na से। तो ये Na या K जो पार्ट है ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में इस तरह से, जब हम किसी भी डर्टी क्लॉथ्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं जिसके अंदर सोप पड़ा हो, और या हम साबुन से उसको धुलाई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में साबुन का जो निगेटिव पार्ट है वो आयल्स में या डर्ट्स में डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। इस तरह से जो मैल थी वो दोनों अलग हो जाएंगी, और हैवी पार्टिकल्स पेंदी में सस्पेंड हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं मैल पानी के साथ बह गया, और इस तरह से साबुन हमारे कपड़ों को साफ कर देता है। तो याद रखिएगा कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप डिपेंड्स अपॉन द मिसल फॉर्मेशन, और मिसल फॉर्मेशन कुछ नहीं है, मिसल फॉर्मेशन केवल जो सोप होता है, सोप के ब्रेकडाउन होने से एक एस्टर ग्रुप बनेगा, देखो C17H35COO, और दूसरा बनेगा सोडियम या पोटेशियम जो भी उसके साथ सॉल्ट है। तो जो ये कार्बन चेन वाला कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा आयल में या फैट में, और जो सोडियम या पोटेशियम होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। इस तरह से मिसल का फॉर्मेशन होगा, और कपड़े के ऊपर की मैल साबुन और पानी के साथ बहकर दूर हो जाएगी। इस तरह से कोई भी साबुन हो वो इसी एक्शन से वर्क करता है। बाकी इसको बुक्स में आप डिटेल्स में इसकी थ्योरी को देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी डिटर्जेंट जो होते हैं ये अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन होते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की चेन होती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि द चार्ज एंड्स, यानी डिटर्जेंट्स के फॉर्मेशन में जो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे आपने सोप में देखा था Na+ या K+ होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑफ दिस कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते जैसा कि सोप बनाता था विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन वाटर। जब भी कभी वाटर हार्ड होता है तो उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो डिटर्जेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कभी भी वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता। इसीलिए डिटर्जेंट एक बेस्ट क्लीनिंग रिएजेंट है, और साबुन से ज़्यादा यानी सोप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम किसी भी डिटर्जेंट के फॉर्मूले की बात करें जिसमें कार्बन की एक लंबी सी चेन होती है CH3 और CH2 होल X मीन कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000 करोड़, 10 करोड़, जितने भी कार्बन नंबर ऑफ लगाना चाहो, तो इसलिए कहा गया लॉन्ग चेन। और लास्ट में यहाँ पर होगा एक SO4- या सल्फोनेट होगा या तो अमोनियम होगा, यानी NH4 भी यहाँ पर हो सकता है। तो SO4- और साथ में कोई ना कोई Na+ या K+ भी हो सकता है। तो जो इसका ये निगेटिव पार्ट है ये कभी भी वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कभी भी किसी तरह का कोई प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल नहीं बनाता, इसीलिए ये हमारे नेचर के लिए भी ठीक है, और हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो दोनों वाटर्स में ये क्लीनिंग प्रॉपर्टी देता है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें हिंदी में, तो डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम या सल्फोनेट की लंबी कार्बन श्रृंखला से बना हुआ यौगिक होता है, जिसमें एक पार्ट माइनस होता है और एक पार्ट प्लस होता है। इसका जो माइनस पार्ट होता है वो कभी भी जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ अविलेय घटक नहीं बनाता है, और यह हमेशा ब्रेक होता है प्लस में और माइनस में। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10th और आल्सो क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। इससे साबुन और डिटर्जेंट को लेकर के जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगा। तो डिटर्जेंट और सोप में अगर डिफरेंस की हम बात करें तो इसका जो डिफरेंस है, मैंने बताया ना कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर। आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पर समझ लेते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर होता क्या है। जो भी वाटर
सोप के साथ बहुत ही ईजिली यानी आसानी से साबुन के साथ पानी में झाग दे उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, यानी हिंदी में मृदु जल। और जो भी पानी, जो भी वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, फोम का फॉर्मेशन नहीं करता, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो जो सोप है ये केवल सॉफ्ट वाटर के साथ यूज़ किया जा सकता है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आल्सो। यानी डिटर्जेंट को हम सॉफ्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी यूज़ सकते हैं, तो यानी इसकी डिटर्जेंट सुपीरियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी जो सोप होता है ये इनसॉल्युबल, हिंदी में अविलेय लवण यानी सॉल्ट बनाता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं उनके साथ सोप इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी अविलेय लवण बनाता है, जबकि जो हमारा डिटर्जेंट है इट फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द वाटर। यानी डिटर्जेंट जो है ये पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, हिंदी में विलेय लवण बनाता है जो पानी में घुल जाए, इसलिए भी ये सुपीरियर हो गया यानी अच्छा होता है। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप आर अल्कलाइन, यानी साबुन का जो एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है, यानी नेचर में बेसिक होता है, तो बेसिक होता है। और जबकि जो डिटर्जेंट है आपका इसका सोल्यूशन न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, यानी कपड़ों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोप डैमेज, यानी साबुन नष्ट कर देता, खत्म कर देता है डेलिकेट फैब्रिक्स, जितने भी सॉफ्ट कपड़े होते हैं, नाजुक कपड़े होते हैं, चूंकि आपका जो सोप है इसका सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, ये इसलिए डेलिकेट फैब्रिक्स को डिकम्पोज कर देता है या तोड़ देता है, इसलिए ये डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है वाटर साबुन को। जबकि डिटर्जेंट जो होता है ये डेलिकेट क्लॉथ्स को डैमेज नहीं करता। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे डिफरेंस को देख करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि जो सोप्स हैं वो कम अच्छे होते हैं डिटर्जेंट के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो एसिडिक यानी अम्लीय होता है, ना तो बेसिक यानी क्षारीय नहीं होता, इसलिए कपड़ों के लिए बेहतरीन होता है। और दूसरी बड़ी बात जो है कि डिटर्जेंट किसी भी पानी में झाग दे देता है, जबकि हमारा साबुन सिर्फ सॉफ्ट वाटर में यानी मृदु जल में ही झाग देता है, हार्ड वाटर में झाग नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है और इस तरह से केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 कंप्लीटली फिनिश होता है। और अब हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन की, जो अगर आपको आ गया तो पूरी केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी, और उस पोर्शन का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।